नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उद्धव ठाकरे को मिली शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत। 2 अक्टूबर से रैली की होगी तैयारी शुरू। बॉम्बे हाई कोर्ट से शिंदे गुट को करारा झटका। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कयास खत्म। राहुल गांधी से मिलने के बाद अशोक गहलोत चुनाव लड़ने को तैयार। G23 ने कहा थरूर नहीं है उनके उम्मीदवार। पीएफआई की हड़ताल पर केरल हाईकोर्ट के तेवर सख्त, कहा सख्ती से हिंसा रोके सरकार। हड़ताल को बताया गैर कानूनी, डीजीपी को किया तलब। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है। बिहार के पूर्णिया से नीतीश कुमार पर अमित शाह का प्रहार, कहा लालू की गोद में जाने वाले नीतीश को जनता देगी जवाब। ब्याज दरों में बढ़त मंदी की आशंका बाजार पर हावी। बाजार 3 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद। बैंकिंग, रियल्टी, एनर्जी पीटे। सेंसेक्स 1021, निफ्टी 302 अंक गिरा। रिकॉर्ड कमजोरी के बाद रुपए में रिकवरी का मूड। डॉलर के मुकाबले करीब 25 पैसे सुधरा रुपया। $1 अभी भी 81 रुपए के करीब। थर्ड पार्टी रिकवरी पर आरबीआई की सख्ती के बाद एनबीएफसी कंपनियों के शेयर टूटे। कंपनियों ने कहा थर्ड पार्टी के बिना रिकवरी होगी मुश्किल। शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली मामले में उद्धव गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे गुट को झटका देते हुए उद्धव गुट को रैली करने की इजाजत दे दी है। इसे उद्धव गुट अपनी बड़ी जीत बता रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के नेताओं का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और कानून व्यवस्था चलाने वालों को तमाचा लगाया है। शिवसेना नेता इस फैसले के बाद जोश में हैं। वो कह रहे हैं कि शिवाजी पार्क में रैली करने का असली हकदार उद्धव गुट ही है। कार्यकर्ता रैली को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। मुंबई हाईकोर्ट की आभारी हूं कि उन्होंने सत्य को महत्व देकर, ना कि राजनीतिक ये जो साजिश हो रही हैं उस पर ध्यान देकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय से 2 चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। उन्होंने बाकायदा कहा, बीएमसी को फटकार लगाकर कहा कि दे वर अब्यूजिंग देयर पावर बाय रिजेक्टिंग दिस क्लेम, जो हमने सबसे पहले याचिका परमिशन की दी थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने की है वो उन्होंने सदा सारवानकर जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं उनकी याचिका को खारिज करते हुए हमें ये परमिशन दी है। तो उससे स्पष्ट हो गया है कि अगर पिछले 7 दशकों से शिवसेना यहाँ पर दशहरा रैली कर रही थी तो उसके सही उत्तराधिकारी, सही शिवसेना और जो सही राष्ट्रवादी सोच, महाराष्ट्रवादी सोच और हिंदुत्ववादी सोच चलने वाली शिवसेना के उत्तराधिकारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं, जो 5 अक्टूबर को दशहरा रैली में पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ इन सभी ढोंगियों को, ये सभी लोगों को जिन्होंने गद्दारी की है उनको जवाब भी देंगे। हमने शिवसेना की परंपरागत जो हमारा अधिकार बनता है वहाँ हम रैली करते हैं, उसको वो लोग आड़े गए, जबकि उनको वहाँ अनुमति मिली थी। कोई दिलदार होता तो बोलता है वहाँ उनको मिली, आप इधर ले लो। चलो, त्योहार के दिन है ना, त्योहार किसका है? हिंदुओं का है ना। तो हिंदू त्योहार हिंदू लोग मना रहे हैं, उसको विपक्ष विरोध करने वाले तुम हिंदुत्व का नारा लगाते हो। और दूसरी तरफ माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों को भी लगाया तमाचे। एक तमाचा तो पुलिस को लगाया, दूसरा तमाचा महापालिका को लगाया। जिस महापालिका ने पिछले 50 साल अनुमति दी वो महापालिका आड़ी जाती है। मुझे आज याद जाते, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था सीबीआई तो पिंजरे का पोपट है। तो पिंजरे में रहने वाले जो है, तो ऐसे लोग जिस तरह से अधिकारी बर्ताव कर रहे हैं, और पुलिस कहती है कि कानून व्यवस्था की बात, तो बीकेसी यहाँ से बाहर है क्या? तो वहाँ कानून व्यवस्था की बात नहीं आई, यहाँ कानून व्यवस्था की बात है। तो जब से महाराष्ट्र में
शिवसेना के कई विधायकों ने बगावत की और सरकार बदली यहाँ, उसके बाद से शिवसेना के लिए ये पहली बार एक बड़ा मौका है सेलिब्रेट करने का। इसलिए आपको इस तरह के सेलिब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शिंदे गुट का ये दावा है कि असली शिवसेना वही है। और दशहरा रैली जो शिवाजी पार्क में होती आ रही है शिवसेना की 70 सालों से, उस पर एक तरीके की आशंका मंडरा रही थी कि क्या इस बार शिवसेना वहां रैली कर पाएगी, क्योंकि बीएमसी इजाज़त नहीं दे रही थी, सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से आज राहत मिली है और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं शिवसेना के लोग। और आज इस पर उद्धव ठाकरे का कोई बयान भी आ सकता है, ऐसी खबरें आई हैं। तो हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी ये पूरा मामला लंबा खींचने वाला है कि असली शिवसेना कौन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अब जितने विधायक बच गए हैं वो उनके साथ हैं, वो शिवसेना, असली शिवसेना इसको बता रहे हैं। लेकिन शिंदे गुट भी खुद को शिवसेना बता रहा है। यही नहीं, शिंदे गुट अपने सभी कार्यक्रमों में बाला साहब ठाकरे के पोस्टर्स और उनके चेहरे का इस्तेमाल करता है और कहता है कि शिवसेना जो बाला साहब ने स्थापित की थी उस परंपरा को वो आगे बढ़ाएंगे, जबकि उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहब के पुत्र भी हैं, वो और उनका पूरा जो गुट है वो दूसरी तरफ खुद को असली शिवसेना बताते हैं और शिंदे गुट को बागी। हाल ही में अब बहुत जल्दी बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं, तो राजनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम हो जाता है कि शिवसेना की पहचान शिवसेना के समर्थकों की नज़र में क्या रहती है और वो कितना स्पष्ट अंतर कर पाते हैं शिंदे गुट के लोगों के और उद्धव ठाकरे के लोगों के बीच। और इस पर हमारी संवाददाता रुचा ने शिव सैनिकों से बात की है, आम शिव सैनिकों से। आइए आपको दिखाते हैं। मुंबई के शिवसेना भवन के बाहर आज जो शिव सैनिक इतनी बड़ी संख्या पे मौजूद है, इसका कारण है मुंबई के शिवाजी पार्क में इस साल जो सभा होगी दशहरा को, उसके लिए ठाकरे गुट को परमिशन मिली है और इसी का जल्लोश इसी का सेलिब्रेशन पूरे मुंबई में आज नजर आ रहा है। तो हम शिव सैनिकों से चर्चा करेंगे, क्या भावना है आपकी, आज आपका विजय हुआ है। पहली बात तो आपको करेक्ट करना चाहूंगा, अभी आपने कहा ठाकरे गुट, ये ठाकरे गुट नहीं, ये शिवसेना है, ये ओरिजिनल शिवसेना है जो हमारी है और हमारी रहेगी। दरअसल शिवसेना जब से स्थापन हुई तब से आज तक संघर्ष और शिवसैनिक हमारा एक अटूट रिश्ता है। बिना संघर्ष के हम सो नहीं सकते, बिना संघर्ष के हम खा नहीं सकते, बिना संघर्ष हम पी नहीं सकते। तो ये जो चल रहा था एक घिनौना खेल राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में, जिन्हें अभी तक किसी ने वो देखा नहीं था, इतना घिनौना खेल इतनी नीच हद तक करके गए लोग, और शिवसेना के साथ बड़ा धोखा हुआ। और जिन्होंने किया और जिन्होंने करवाया, तो ये शिवसेना में जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ है उनकी भावना है। वो जोर देकर ये कहते हैं कि शिवसेना, असली शिवसेना वही है, और जो लोग छोड़कर गए हैं वो शिव सैनिक होने का दावा नहीं कर सकते। और अब सुनते हैं उद्धव ठाकरे का इस पर क्या कहना है। कोर्ट यानी हम कहते हैं न्याय देवता, हमारी श्रद्धा है और वही श्रद्धा या विश्वास आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं मेरे सब शिवसैनिक और जो भी जितने सारे लोग महाराष्ट्र से आने वाले हैं, मेरी माताएं हैं, बहनाएं हैं, भाई हैं, सबको कहता हूं कि अब अपने ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 55-56 साल की परंपरा है, उसको कलंकित ना होने दें। आइए, जोश से आइए, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो हमें आगे लेके जानी है। तो ये थी उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया। हाँ, ये निश्चित रूप से शिवसेना के लिए एक उत्साह बढ़ाने वाला, आप कह सकते हैं कि मौका है, जहां से वो कोशिश करेंगे कि, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वो सबको समेट के और आगे बढ़े। यही बात वो कह भी रहे थे। खबरों में हम भी आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गहमी बढ़ गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की दावेदारी पक्की हो गई है। राहुल से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने खुद पहली बार ये कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे। ये
डिबेट तो मैं फिक्स अब जाके करूँगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इधर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। बिहार के पूर्णिया में उन्होंने सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में रैली की। यहां पर जेडीयू और आरजेडी की सरकार पर तीखे प्रहार किए। शाह ने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है और भ्रष्टाचार, कानून, अर्थव्यवस्था चरम पर है। अव्यवस्था चरम पर है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपकर लालू की गोद में वो जा बैठे, लेकिन जनता इसे भी बदलकर ही दम लेगी। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेड़ देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। इधर एनआईए की छापेमारी के विरोध में पीएफआई के कार्यकर्ताओं का केरल बंद बुलाना हिंसक हो गया। इस हिंसा पर केरल हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने डीजीपी को खुद पेश होने का आदेश जारी किया है। साथ ही पीएफआई की हड़ताल को अवैध करार दिया। कोर्ट ने हिंसा रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने हिंसा की वजह से हुए नुकसान की जानकारी देने के लिए भी कहा है। दरअसल केरल में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए और ईडी की छापेमारी के विरोध में आज बंद का ऐलान किया। इस दौरान कई जगह पर हिंसक वारदात हुई। तिरुवनंतपुरम में उपद्रवियों पर गाड़ियों से तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं कोझिकोड में उपद्रवियों ने बसों में जमकर तोड़फोड़ की। दूसरे गाड़ियों पर भी पथराव किया। हिंसा के दौरान कुछ पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। ज्यादा प्राइसिंग को लेकर अक्सर हॉस्पिटल्स के खिलाफ शिकायतें आती रहती हैं। अब एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि हॉस्पिटल्स सांठ-गांठ करके ये सब कुछ करते हैं। इसलिए सीसीआई इसकी जांच कर रही है। डिटेल लेते हैं, रोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन, बताएं पूरी कहानी क्या है? जी, मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 सालों तक इन्वेस्टिगेशन किया। देश के 6 बड़े अस्पताल चेन में, इनमें अपोलो शामिल है, मैक्स शामिल है, फोर्टिस अस्पताल शामिल है, सेंट स्टीफन, बत्रा हॉस्पिटल और सर गंगा राम हॉस्पिटल। इन चेन्स के 12 अस्पतालों की जांच की गई जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में है, जिनमें कि सबसे ज़्यादा जो 6 अस्पताल मैक्स के हैं, 2 फोर्टिस के हैं। और ये पाया कि ये अस्पताल अपने डोमिनेंस का, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके जो मरीज हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनसे मनमाना चार्ज वसूल रहे हैं, चाहे वो रूम रेंट के नाम पे हो, चाहे वो मेडिसिन के नाम पे हो, या फिर मेडिकल डिवाइस के नाम पे, या कंज्यूमेबल्स के नाम पे। बहुत ही जो तय प्राइसेस हैं उससे कहीं ज़्यादा वसूला है इन्होंने ओवर द टाइम, जो जिन 4 साल में इन्वेस्टिगेशन किया गया। और ये भी पाया गया कि कई केसेस में तो जो रूम रेंट है वो 3 स्टार या 4 स्टार होटल से ज़्यादा इन्होंने चार्ज किया। तो इस पर एक जाँच की गई और इन अस्पतालों को दोषी पाया गया है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इन अस्पतालों को एक वक्त दिया जाएगा, एक उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी, उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक और बैठक करेगी और फिर जुर्माने पर विचार किया जाएगा कि कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से पिछले 3 सालों तक इन अस्पताल चेन्स का जो प्रॉफिट, जो टर्नओवर रहा है, उसका 10% तक जुर्माने में लगाया जा सकता है। एक कड़ा संदेश है कुल मिला के इन तमाम अस्पतालों के लिए जो कि मरीजों से मनमाना जो चार्ज है वो वसूलते हैं और बहुत जल्दी इसको लेकर एक फैसला होने वाला है।
बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। तो बड़ी बात है, रेगुलेटर एक्टिव होता है तो आम लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। बात करते हैं मार्केट की। सप्ताह के शुक्रवार को बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1021 पॉइंट गिरकर 58,099 पर बंद हुआ। निफ्टी 302 पॉइंट गिरकर 17,327 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 1084 पॉइंट गिरकर 39,546 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 747 पॉइंट गिरकर 31,079 पर बंद हुआ। और आज के कारोबार में बैंकिंग, रियल्टी, एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और शेयर बाजार में गिरावट के दौरान कहां है खरीदारी का मौका और फेस्टिवल सीजन में आपको किन शेयरों पर रखना है नजर, देखने के लिए, समझने के लिए देखिए आवाज अड्डा आज शाम 7:57 पर। और गरबा पर लगेगा, गरबा खेलने पर लगेगा जीएसटी, कैसे बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 से 6 महीने के लिए एक और एक्सटेंशन मिल सकता है। अभी 30 सितंबर तक ये योजना लागू है। इसे कोविड लॉकडाउन में 80 करोड़ गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन इस योजना में गरीबों की जरूरत के अलावा इसका राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी है। देखिए इस योजना पर आलोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट। थोड़ी दूर इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में और एक कस्बे में इस वक्त मौजूद हैं जिसका नाम है धौलाना। और इस वक्त हम यहाँ जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन स्कीम जो कि इसी महीने ख़त्म हो रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? बहुत अच्छी स्कीम चल रही है इसमें जी। और देखो हमारे इधर का आदमी चावल कम पसंद करता है, गेहूँ बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। पहले मिलता था 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल, अब सरकार दे रही है 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल, तो इतने में पूरा नहीं हो पाता, पूरा का इतना ही हो पाए जितना पहले बांटती थी सर। मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन के बाद 3 महीने के लिए ये योजना शुरू हुई थी। अब तक 6 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। सितंबर तक इसे बनाए रखने का खर्च है 3,40,000 करोड़ और अगर 6 महीने का एक्सटेंशन और मिला तो मार्च 2023 तक कुल खर्च हो जाएगा 4,20,000 करोड़। मोदी सरकार के जिस स्कीम को WHO समेत कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर तारीफ मिल चुकी है और जिस स्कीम के बदौलत उत्तर प्रदेश समेत कई सारे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खासा फायदा हुआ, क्या वो स्कीम बंद हो जाएगी या फिर इसे आगे भी जारी रखना चाहिए? दरअसल जो गरीब वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने कुछ अपनी ये है कि भाई आदत बना ली है कि हमें फ्री ही मिलता रहे। जी जी जी, तो उनकी आदत बन गई है। जी जी, 2 साल या 2.5 साल गवर्नमेंट ने जो है स्कीम चलाई है तो लोग काम पे जाना बंद हो गए हैं और ये कि राशन फ्री मिलता रहे। मोदी ने खूब मदद दी है, सरकार ने कमी ना छोड़ी मदद में। मतलब में कोई कमी नहीं छोड़ी है ना, कोई कमी नहीं छोड़ रही। आदत हो गई है लगता है कि आदत पड़ गई ना, अब नहीं छूटेगा। अब टाइम कटे जाएगा, गरीब आदमी का ना छूटे तो बढ़िया। और अगर बंद हो जाएगा तो नाराज हो जाएंगे ना, आकर नाराज पार तो जब भी ना हो में। हाँ जी, आगे भी चलती रहनी चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, अब तो आदत सी पड़ गई है इसकी खाते खाते। अच्छा। हाँ जी, तो ये मतलब चलती रहनी चाहिए, नहीं तो सरकार को सिलेंडर सस्ता करना चाहिए हम लोगों के लिए, गरीब के लिए। सर हमें भी राशन से हमारे बच्चे को भी कुछ मदद मिलती है, हमें भी मिलती है, इसलिए हम ये सोचना कर रहे हैं कि हमें आगे को भी फ्री मिलना चाहिए। नहीं चलता रहता तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसको जब मिल रहा है तो उससे नुकसान क्या है किसी का। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत समेत दुनिया भर की सरकारें अनाज को लेकर अलर्ट मोड में हैं। निर्यात पर पाबंदी जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ 2024 के आम चुनावों से पहले 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गांव खेड़े में भी इस बात की चर्चा है कि ये स्कीम आगे बढ़ेगी या नहीं।
प्रधानमंत्री अन्न योजना जिसे मोदी सरकार का सबसे बड़ा चुनावी दांव माना गया, उसे लेकर इस वक्त सरकार में उच्च स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। देश में खाद्यान्न की स्थिति और बजट की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। हो सकता है कि राजनीतिक कारणों या फिर आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए इसे 3 से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन आम चुनाव यानी 2024 तक इसे बढ़ा पाना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कैमरामैन गौरव त्यागी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, बुलंदशहर। और गरबा खेलने के लिए भरना होगा GST। गुजरात में 500 रुपए या उससे ऊपर के गरबा पास पर 18% GST लगा दिया गया है, लेकिन गरबा खेलने वालों के उत्साह पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। गुजरात सरकार ने पिछले साल ही गरबा के पास पर 18% GST लगा दिया था, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से गरबे हुए नहीं। इस बार 500 रुपए या उससे ऊपर के पास पर GST लग रहा है। सरकार को इससे करोड़ों की आमदनी होने का अनुमान है, क्योंकि अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहरों में 50,000 से 2 लाख लोग गरबा खेलने आते हैं। कई ग्रुप्स ने डेली पास की कीमत 499 रुपया या उससे कम रखी है, लेकिन बड़े गरबा ऑर्गेनाइजर लोगों को पास जारी करने के साथ GST भी वसूल रहे हैं। मैं गरबा लवर हूँ, तो ऑब्वियसली GST कितना भी लगे, 18% से बढ़कर भी लगे, तो भी मैं पेड करके भी मैं गरबा खेलने जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। और आई थिंक 3 साल से आप सब जानते हो कोरोना की वजह से हम लोग खेल नहीं पाए, और ये जो जिसको गरबा लवर होता है वही जानता है कि गरबा ना खेलने के कितना दर्द होता है नवरात्रि के दौरान। तो जितना भी GST बढ़ाओ, हम लोग गरबा खेलेंगे। गुजरात में अपने पूरे परिवार या ग्रुप के साथ डांडिया खेलने का चलन है। GST लागू होने के बावजूद गरबा प्रेमियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। 3 साल बाद ये जो मौका मिल रहा है, ये देखते हुए कह सकते हैं कि खेलैया इस बार GST चुका कर भी गरबा अवश्य खेलेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।